जय श्री राम। अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए और खूब मेहनत करिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए और बीच बीच में छोटे ब्रेक भी लेते रहिए। आइए अब सेक्शन 141 करने का टाइम है। सेक्शन 141 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको पता है एग्जाम में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। 141 क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से डील करता है। सेक्शन 141 जिसमें क्वालिफिकेशन भी है वो सबसेक्शन 1 और 2 में है और डिसक्वालिफिकेशन सबसेक्शन 3 और 4 में है। आपका 141 का सबसेक्शन 1 और 2 क्या कहता है? हु कैन बिकम ऑडिटर, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन बिकम फाइनेंशियल ऑडिटर इन कंट्री इंडिया। और जो सीए इन प्रैक्टिस है उसका बेटा इंडिया में प्रैक्टाइजिंग होना जरूरी है। सीए इन प्रैक्टिस जो है बेटा वो मेजोरिटी में होने चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी ऑडिटर बनती है तो ऑल पार्टनर सीए होने मैंडेटरी नहीं है। सीए इन प्रैक्टिस इन इंडिया मस्ट बी मेजोरिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और द एलएलपी इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ कंपनी। आपको ध्यान रखना है बेटा ये जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है सीए इन प्रैक्टिस की, ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैं कहूँगा कि सालों पुरानी एक व्यवस्था है जिससे कि फाइनेंशियल ऑडिट सीए करते हैं। सिमिलरली सेक्शन 204 में सेक्रेटरी ऑडिट की सुविधा सीएस को दी हुई है और सेक्शन 148 में कॉस्ट ऑडिट की सुविधा कॉस्ट अकाउंटेंट्स यानी कि सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आप उनको बोलेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आप उनको बोलेंगे, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट ही मैंडेटरी है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो आपका सीए है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वो फाइनेंशियल ऑडिट करेगा, सेक्रेटरी ऑडिट जो है वो सीएस इन प्रैक्टिस के पास रहती है और जो हमारी कॉस्ट ऑडिट है वो आपके सीएम इन प्रैक्टिस के पास रहती है। और ये तीनों का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है कि अगर किसी फर्म में मेजोरिटी सीए है तो फाइनेंशियल ऑडिट कर पाएगी वो फर्म, मेजोरिटी सीए से किसी फर्म में तो वो सेक्रेटरी ऑडिट तो ले पाएगी बट सीए होने के बावजूद वो बेटा फाइनेंशियल ऑडिट नहीं ले पाएगी। और ऐसे अगर किसी फर्म में मेजोरिटी सीएम में है तो वो कॉस्ट ऑडिट ही कर पाएगी, वो सेक्रेटरी ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर पाएगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट सेक्शन 141 वाली जो है बेटा वो नहीं कर पाएगी। उसके बाद आपको ध्यान देना बेटा कि जो ऑडिटर जो होते हैं बेटा उनकी कुछ डिसक्वालिफिकेशन के पॉइंट भी गिवन है सेक्शन 141 में। जो ऑडिटर के डिसक्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है उनको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। 141 सबसेक्शन 3 कहता है ऑडिटर डिसक्वालिफाइड हो जाएगा अगर वो इनमें से किसी भी एक पॉइंट में कवर हो रहा है। तो नंबर 1 अगर ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट बना लेता है एक्सेप्ट एलएलपी तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन का पॉइंट नंबर 1, इफ ऑडिटर फॉर्म्स द बॉडी corporate except LLP then auditor shall be considered as disqualified। और कब कब डिस्क्वालीफाई होगा? इफ ही इज ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहता है, इफ ही इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय और इफ ही इज द पार्टनर ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर ने 1 रुपए का भी अगर शेयर या सिक्योरिटी ले रखा है जिसमें वोटिंग राइट होता है, इंटरेस्ट होता है तो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड। ऑडिटर के पार्टनर ने 1 रुपए का भी शेयर ले रखा है, 1 रुपए की भी वोटिंग राइट वाली सिक्योरिटी ले रखी है तो डिस्क्वालिफाइड। ऑडिटर के रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव ले सकते हैं शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से मैक्सिमम ₹1 लाख, कभी भी लिमिट क्रॉस हो जाए 60 डेज का ग्रेस पीरियड है, रिलैक्सेशन पीरियड है, लिमिट को वापस ले आना, एग्रीगेट लिमिट है, सभी जो रिश्तेदार वो मिला के 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर ले सकते हैं। रिलेटिव की डेफिनेशन के लिए 2 क्लॉज 77 आपको पढ़ना पड़ेगा। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ बेटा ये मैंडेटरी डेफिनेशन में रहते हैं। बाकी मेंबर्स ऑफ एचयूएफ हस्बैंड एंड वाइफ तो वो सेक्शन 2 क्लॉज 77 में है। और आपको ध्यान रखना बेटा ऑडिटर की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ऑडिटर या उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव इंडेप्टेड है फॉर वैल्यू एक्सीडिंग ₹5 लाख, किससे इंडेप्टेड है, किससे लोन लिया हुआ है ऑडिटर ने या उसके पार्टनर ने या उसके रिलेटिव्स ने, फैमिली मेंबर्स ने, इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख उन्होंने लोन लिया हुआ है, किससे? उन्होंने क्लाइंट कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर फेलो सब्सिडरी से लोन लिया हुआ है। फेलो सब्सिडरी का मतलब सेम होल्डिंग की सब्सिडरी, यानी कि जिस कंपनी की आप ऑडिट लेना चाहते हो उसकी एक होल्डिंग है, उसी होल्डिंग के नीचे और भी सब्सिडरीज है तो ये सब बेटा एक ग्रुप कंपनी बन जाती है जिसमें होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट तो आती है। इसके अलावा आपकी सेम होल्डिंग के नीचे जितनी भी सब्सिडरीज होती है उन सबको आपकी बेटा सिस्टर कंसर्न्स या फेलो सब्सिडरीज बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना
रखना है कि आप बेटा ऐसे ही शेयर्स वगैरह भी नहीं ले सकते थे ग्रुप कंपनीज के। मतलब ग्रुप कंपनीज के अंदर आपको सिक्योरिटी लेना अलाउड नहीं है, रिलेटिव ले सकते हैं, मैक्सिमम ₹1 लाख इन फेस वैल्यू इन एग्रीगेट। और ग्रुप कंपनीज के अंदर बेटा आप इंडेप्टेड नहीं होने चाहिए फॉर अ वैल्यू एक्सीडिंग ₹5 लाख। और ऐसे बेटा ऑडिटर या उसके पार्टनर या उसके रिलेटिव ने किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पर उन्होंने गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी है टू द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट और द फेलो सब्सिडरी, देन आल्सो द ऑडिटर विल बिकम डिस्क्वालिफाइड इफ द वैल्यू एक्सीड ₹1 लाख। आपको ध्यान रखना है, खुद जब इंडेप्टेड होता है तो 5 लाख से ज्यादा पे डिस्क्वालिफिकेशन है, और किसी थर्ड पार्टी के लिए सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है तो 1 लाख से ज्यादा अमाउंट के ऊपर होते ही डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा ऑडिटर फुल टाइम एम्प्लॉयड है एल्सवेयर, तो ऑडिट कब करेगा, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। या फिर वो ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है बियॉन्ड द सीलिंग लिमिट ऑफ 20 ऑडिट पर पार्टनर पर फाइनेंशियल ईयर, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं अलाउड थी ना, क्यों लिया आपने, औरों को भी काम करने दो यार। तो 20 ऑडिट से ज्यादा ऑडिट आपको अलाउड नहीं है पर पार्टनर पर फाइनेंशियल ईयर। और ध्यान रखना इसमें एग्जम्पशन भी है, ओपीसी एग्जम्प्ट है, कितनी भी आप ओपीसी ऑडिट कर सकते हो, वो 20 की लिमिट में काउंट नहीं होगी। कितनी भी स्मॉल कंपनी की ऑडिट करो, कितनी भी डोरमेंट्स की ऑडिट करो, ये एग्जम्प्ट है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी जिनकी पीएससी लेस देन 100 करोड़ हो, वो भी आप कितनी भी ऑडिट कर सकते हो, वो सारा का सारा एग्जम्प्ट रहेगा आपके लिए। और आपको ध्यान देना है बेटा कि जो ऑडिटर भाई है वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर ऑडिटर भाई बेटा जेल गया था, कन्विक्ट ठहराया गया था, ऑडिटर जो है बेटा अगर वो फ्रॉड के अपराध में बेटा कन्विक्ट डिक्लेयर हुआ था और 10 ईयर्स अभी तक हुए नहीं है सिंस द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस तारीख को उसको कन्विक्ट डिक्लेयर किया गया था वहां से भी 10 ईयर हुए नहीं है, तो ऑडिटर शैल रिमेन डिस्क्वालिफाइड फॉर दोज 10 ईयर्स। इसके अलावा ऑडिटर बेटा बैंड सर्विस दे रहा है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहा है जो अलाउड नहीं है ऑडिटर को, यानी कि ऑडिटर को कुछ सर्विसेज है जो बैंड है 144 में, अकाउंट कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एक्चुरियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ FIS एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज विच आर प्रोहिबिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऑडिटर वो प्रोवाइड कर रहा है टू द क्लाइंट कंपनी और द ग्रुप कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली through himself or the partners or relatives or any other connected person or the same network firm, then also auditor will become disqualified. ऑडिटर बेटा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अगर उसके रिलेटिव कंपनी के अंदर बड़े पदों पर है, बिग पोजीशंस पर है, यानी कि ऑडिटर के रिलेटिव, ऑडिटर की वाइफ, ऑडिटर का भाई, ऑडिटर के पेरेंट्स, ऑडिटर के बेटा सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ बेटा कंपनी में बड़े पदों पर है। और ऑडिटर के जो बेटा रिलेटिव्स है वो किन बड़े पदों पर है, वो या तो बेटा डायरेक्टर या KMP की पोजीशन पे, की मैनेजरियल पर्सोनल, यानी कि CEO, CFO और होल टाइम डायरेक्टर्स डन बेटा, या एनी अदर पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड बाय BOD टू बी द KMP। इसके अलावा बेटा CS है अगर आपके रिलेटिव वहाँ पर, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो आपका रिलेटिव वहाँ पे CEO, CFO, CS, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर या और किसी भी टाइप का KMP की पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे एक रैंक नीचे वालों को भी BOD डेजिग्नेट कर सकते हैं एज द KMP एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 51। और आपको ध्यान रखना है बेटा लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ऑडिटर के बेटा पेक्यूनरी रिलेशन है, कमर्शियल रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है विद द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप कंपनीज। हालांकि इसमें 2 बड़ी एग्जम्पशन है कि अगर ऑडिटर बेटा आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, आर्म लेंथ प्राइस पे कर रहा है, फेयर मार्केट प्राइस पे कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस डिस्क्वालिफिकेशन से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आपने कहा कि आप उस क्लाइंट कंपनी के साथ, उसकी ग्रुप कंपनी के साथ कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, जो कि आपके लिए बड़ा हार्ड और हार्डशिप क्रिएट करने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो अब आप किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसके प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे अपने नाम से, बिल नहीं ले पाएंगे आप उसके अपने नाम से। और बेटा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट कर रहे हैं और उसी के एरोप्लेन में जा रहे हैं, फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो एग्जम्पशन दी गई है कि अगर आपने पैसे दिए उस सर्विस के लिए, उस गुड्स के लिए, एयरलाइन के लिए, टेलीकॉम के लिए, अगर आप जियो की ऑडिट करें तो ऐसा थोड़ी जियो की सिम नहीं चला सकते। अगर आपने उसके पैसे भराए हैं, आपने उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके प्रोडक्ट सर्विस को परचेज किया है, सेल किया, उसके साथ डील किया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन किए, तो एग्जम्पशन लग जाएगी, फिर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगी। इसके अलावा ऑडिटर कोई भी और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज जो
बैंड नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए, अगर वो प्रोवाइड करता है तो उसके लिए वो अलग से फीस चार्ज कर सकता है और वो डिस्क्वालिफिकेशन में कवर नहीं होएगा। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तभी आती है जब ऑडिटर कुछ ऐसा करे जो कि बेटा गवर्नमेंट को मंजूर ना हो। तो अगर आपने कोई और प्रोहिबिटेड की बजाय कोई और नॉन प्रोहिबिटेड सर्विस दी है, आपने अगर कोई भी प्रोहिबिटेड की बजाय कोई नॉन प्रोहिबिटेड सर्विस दी है और जो अलाउड है, परमिशिबल है, तो उसके लिए आप अलग से चार्ज ले सकते हो। इसको हम पेक्यूनरी रिलेशन या बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन के 3 सबसेक्शन कराए हैं, या 4th सबसेक्शन भी करा देता हूं। कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है अगर ऑडिटर बनने के बाद कभी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए तो। अगर आप ऑडिटर बने उस टाइम तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेटर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, तो वैकेट द ऑफिस, ऑडिटर शैल वैकेट द ऑफिस एज पर 141 सबसेक्शन 4। अगर ऑडिटर ने ऑफिस वैकेट किया तो अच्छी बात है, वरना डिम टू बी वैकेटेड मान लिया जाएगा। और ऑडिटर मस्ट वैकेट द ऑफिस अगर डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाती है आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, और उस वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी मान के सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में भर देंगे हम। और उस कैजुअल वैकेंसी को भरने का तरीका आपको पता ही है, गवर्नमेंट कंपनी में कैग भरेगा, कैग 30 डेज में नहीं भर पाते तो बीओडी नेक्स्ट 30 डेज में भरेंगे। गवर्नमेंट कंपनी में तो ये रहता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बीओडी भरेंगे 30 डेज में। और अगर वो रिजाइन होता तो हम देखते कि फिर वहां पे हमें शेयर होल्डर से पोस्ट अप्रूवल भी लेनी पड़ती नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो ये सेक्शन 141 हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, आप इसको जरूर कीजिएगा। इसमें कोई फॉर्म नहीं है, बस क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है, और इसकी केस स्टडीज PYQ जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, मेहनत करते रहिए।